अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान दोस्त हाशिम नियाज़ी और आप हमारा प्रोग्राम फ़िल्मी सफ़र देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड को एप्रिशिएट करने का, उसकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया, आपने एप्रिशिएट किया। लेकिन एक आध कमेंट्स में ये भी है कि आप ज़वाल की बातें कर रहे हैं, किसी अरूज वाले एक्टर्स की भी बात करें जिसका वाइंड अप जो है वो अच्छा हुआ है, ज़वाल नहीं आया। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करना चाहूँगा, साजिद यज़दानी साहब से पूछना चाहूँगा कि वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, बहुत पर्दा स्क्रीन पे खूबसूरत लगते थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत थी और उनका जो अरसा है परफॉर्मेंस का वो कोई 1 आध दहाई पे नहीं, वो तकरीबन 40-50 5 दहाइयों पर मुश्तमिल है और बेशुमार काम उनका ऐसा है कि लोग आज भी जब उनकी फ़िल्म्स देखते हैं तो उनको मोहब्बत करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका अपना ही ख़ास स्टाइल था। लेकिन इसके साथ-साथ दोस्तों, इंसान की शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं कि जिसकी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से लोग उसको एक्टर के हवाले से, उसकी एक्टिंग के हवाले के अलावा भी बात करते हैं, क्योंकि शख्सियत और किरदार एक ऐसी चीज़ है जो छुपने से छुप नहीं सकता, ख़ासकर उसका अगर पीरियड लंबा हो तो। आज जिस शख्सियत की मैं बात करने लगा हूँ या जिस शख्सियत के बारे में साजिद यज़दानी साहब बताएंगे, उनका नाम है यूसुफ़ खान। यूसुफ़ खान, जैसा कि आप जानते हैं कि पठान थे और इनका अपना एक स्टाइल था, मुकालमा जो वो अदा करते थे या स्क्रीन के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी बहुत ज़्यादा फ़िल्में जो हैं वो कामयाब हुई हैं। मैं साजिद साहब इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ कि यूसुफ़ खान साहब के बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जब वो शूटिंग करते थे तो निकल आती थी और लोग उसके बारे में बात करते थे। मुझे ये बताइए कि ये कंट्रोवर्सी के पीछे उनकी शख्सियत थी या उनकी शख्सियत के अंदर कोई एरर था या कोई साइको प्रॉब्लम था या लोगों का कोई बिहेवियर ऐसा हो जाता था फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोड्यूसर के हवाले से या को स्टार्स के हवाले से, जिसकी वजह से वो एकदम रिएक्शन देते थे और वो बात फैल जाती थी इंडस्ट्री के अंदर। मुझे आज यूसुफ़ साहब के बारे में बताइए कि उनकी फ़िल्मी लाइफ और वो जो बात मैंने अपने नाज़रीन को बताई है कंट्रोवर्सी के हवाले से, वो क्या थी बात जिसकी वजह से वो हर रोज़, मतलब जब भी शूटिंग करते कोई ना कोई एक बात और एक ऐसा खौफ प्रोड्यूसर पर छाया रहता था कि यार यूसुफ़ खान साहब है, इनके मूड का ख्याल करना है, इनकी टेम्पो का ख्याल करना है, इनकी ड्रेसेस का ख्याल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ़ खान साहब अपनी, इनके बारे में मशहूर था कि जिस फिल्म पे मतलब वो नाराज़ होते प्रोड्यूसर से, एक्टर से, डायरेक्टर से, तो उसका इजहार वो अपनी मूंछ उतार के कर देते और उसके बाद पैकअप हो जाता। वो पैकअप होने के पीछे आज हमें दोस्तों को ये बताइए कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आज आपने जिस फनकार का नाम दिया है उसका सब जानते हैं, सब मानते हैं, अदाकार यूसुफ़ खान। यूसुफ़ खान एक पठान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जैसा कि आपने बता चुके हैं। बहुत आला पाए के फनकार थे, बड़े मेहनती थे, लगन से काम करने वाले थे, खूबसूरत तो थे ही वो चूँकि अपने दौर के जितने अदाकार थे मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा खूबसूरत थे। तो ये तो उन्हें विरसे से मिला कि वो पठान कबीले से थे और खूबसूरती उनकी अलामत थी। तो जब वो आए उस ज़माने में खूबसूरत अदाकारों का यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था कि ये इंतखाब होता था कि हीरोइन से भी ज़्यादा खूबसूरत हीरो को होना चाहिए। उस ज़माने के आप देख लें, संतोष कुमार, दर्पण देख लें, अकमल मरहूम देख लें, इसके अलावा जितने भी उस दौर के अदाकार उनके साथ जो काम कर, लाला सुधीर देखें, ये सभी वजीह नौजवान, एक तो दूसरा खूबसूरत और उनके गनगरज वाली आवाज़ और उनके लहजे में भी उनका ठहराव। तो यूसुफ़ खान के सामने एक कड़ा इम्तिहान था। उसके सामने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकारों की एक भीड़ खड़ी थी। उसमें से रास्ता बनाते हुए यूसुफ़ खान आगे बढ़े। उन्होंने उर्दू फिल्मों से आगाज़ किया, परवाज़ से होते हुए फिर वो पंजाबी फिल्मों तक आए। लेकिन पंजाबी फिल्मों में उनका सामना अकमल मरहूम से रहा। अकमल मरहूम चूँकि इब्तदाई दौर में भी इंतकाल कर गए, उनके बाद लाला सुधीर ने वही भड़क मार अदाकारी शुरू की। डाकू का, बदमाश का रोल जो था, रवायती पंजाबी फिल्मों का हीरो जो था हमारा, वो उनके हिस्से में आ गए लाला सुधीर के दरमियान भी उन्होंने अपना टाइम निकाला और अच्छे रोल मिले, लेकिन मरकजी किरदार, मेन टाइटल रोल करना उनके लिए ज़रा मुश्किल बात थी, चूँकि प्रोड्यूसरों के मंजूर नज़र वो नहीं थे, इसलिए कि वो थोड़ा तल्ख भी थे। उनके लहजे की तल्खी को लोग पसंद नहीं करते थे। उसकी तल्खी की एक वजह यह भी थी कि एक तो वो घर से उन्हें अदाकारी की इजाज़त नहीं थी, मजहबी घराना था, बाप उनके बैरिस्टर थे और उन्हें घर से तालीम ही ये दी गई थी कि अदाकारी बिल्कुल इस शोबे में नहीं आना। तो वो बगावत करके आए थे इस शोबे में। जब आए तो उनको घर से निकाल दिया गया।
घर से जब आए तो बाहर वो जिस कबीले से उनका ताल्लुक बना वो थे सैफुद्दीन सैफ। सैफुद्दीन सैफ के साहब के बारे में कहा जाता है कि वो शायरों में बदमाश और बदमाशों में शायर थे, इसलिए कि उनका ताल्लुक लाहौर के अमृतसर घराने से था। तो अमृतसर से आने वाले जो लोग थे वो बड़े तलख हुआ करते थे, बड़े गुस्से वाले, गुस्सीले। उनकी वजह से लाहौर में यासिन बॉम्बे वाले नामी एक बदमाश थे, उनके साथ उनकी टसल चल पड़ी। तो यासिन बॉम्बे वाला और सैफुद्दीन सैफ दो ग्रुप आपस में लड़ा करते थे और इनका ताल्लुक यूसुफ सैफुद्दीन सैफ ग्रुप से था। तो सैफ साहब की वजह से उन्हें जेल भी भुगतना पड़ी। खान साहब अथरे थे बड़े, और यही वजह कि उन्हें उनकी अथरापन की वजह से उन्हें अथरा फिल्म में हीरो रखा गया, उन्हें अक्खड़ फिल्म में अक्खड़ का रोल दिया गया, उन्हें जिद्दी रखा गया, उन्हें जितने भी तलख रोल, सख्त रोल, इसलिए कि उन पर फिट आते थे। उनके लहजे में और उनमें जो शख्सियत में ये नुमाया था कि वो जिद्दी भी हैं, अकड़ भी हैं, न डर भी वो बने। तो ये सारे रोल उन्होंने इसीलिए किए कि आसानी से कर गए कि उनके लिए ये फिट आते थे। तो यही वजह थी कि अब उन्हें हजम नहीं होता था ये बात कि कोई गलत बात उनके सामने करे। और उनके चूंकि उन्होंने पहले बता रखा था फिल्म साजों को कि मैं फिल्म की शूटिंग पर सुबह 10 बजे या 9 बजे शिफ्ट शुरू होती, मैं नहीं आ सकता, मैं दोपहर 2 बजे आऊँगा क्योंकि मैं रात लेट सोता हूँ। तो 2 बजे आकर तो अपना काम मुकम्मल करते थे। लेकिन जिनको मंजूर होता था वो तो रख लेते, जिनको नहीं होता वो रख लेते थे। लेकिन जिनको नहीं पता होता जब वो साइन करते तो उन्हें मुसीबत पड़ती कि खान साहब क्यों लेट क्यों। जब वो तलखी से पूछते खान साहब आप लेट आए, तो उन्होंने मुंह उतार के रख दे, उन्होंने कहा भी मैं करता ही नहीं। यहाँ तक के जिद्दी थे कि अपनी जाती फिल्म सोनी माहीवाल बन रही थी तो लेट आए, तो रजा मीर साहब डायरेक्टर थे। अब फिल्म याद रहे कि जाती है उनकी पल्ले से बन रही है। खान साहब वहाँ लोकेशन पर पहुंचे, सारी कास्ट बैठी हुई है धूप में। वो सुबह 9 बजे शिफ्ट शुरू हो जाते थे, लोग बैठे हुए। रजा मीर साहब ने उनको देखकर ऐसे घड़ी देखी, तो ये मतलब कि आज ये टाइम है आपके आने का। और रजा मीर अपने दौर के बड़े जबरदस्त, क्या ये आसिफ रजा मीर के वालिद बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने लाखों में एक अनीला जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने जब घड़ी देखने की दे दी तो खान साहब ने ऐसे मुंह उतारी, ऐसे रखी, पैकअप। उनके भांजे ने जाकर रोका, खान साहब ये अपनी फिल्म है, ये जाती फिल्म है, आपके अपने पैसों से बनी। उन्होंने कहा जी किसी की भी हो, ये मेरी हो या किसी की। उस बंदे ने टाइम क्यों देखा है जब उसे पता है मेरा टाइम ही 2 बजे शुरू होता है। यानी वो इस मामले में सख्त थे। मतलब प्रिंसिपल ये था कि चाहे अपनी है या चाहे किसी की है, प्रिंसिपल उनका जो उन्होंने तोड़ा बनाए थे, उन्होंने उसको तोड़ा नहीं। उस दिन शूटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी अपनी फिल्म कल 2 बजे ही होगी, मैं 2 बजे आऊंगा, आप 2 बजे आए, मैंने आपको नहीं बुलाया कि 9 बजे आप आए, मैं 2 बजे। तो इस तरह वो जो उन्हें सेट पर किसी की बुरी बात लगती या नागवार गुजरती तो वो फिर उसका इजहार बात से नहीं करते। मुंह उतारने का मतलब ये होता कि वो तेजाजन जो है ना वाकआउट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वो जब मुंह उतार देते तो फिर समझ लो वो गए। अब ये कि जवानी का दौर उन्होंने देखा, अकमल के बाद भी वक्त नहीं बना तो फिर उन्होंने बाद में सुल्तान रही ने एक जगह ले ली। अब सुल्तान रही की फिल्म जिद्दी के बाद उनका सफर शुरू होता है। हाँ जी, सुल्तान रही के दौर में। अब सुल्तान रही बशीरा ये वो बन चुकी थी। उस दौर में सुल्तान रही को मेन रोल बाबल और बशीरा वगैरह हिट जब हुई तो उसके बाद ये पसे पड़ता फिर खान साहब को नजरअंदाज किया जाने लगा, क्योंकि वो सुल्तान रही आ गया मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी उनके साथ बन गई। लेकिन फिर भी फिल्म साजों को उनकी जरूरत रही। उसके बाद भी शरीफ बदमाश और जितनी फिल्में मिली यूसुफ खान को उनके साथ रखा गया। लेकिन मैंने देखा कि वो तमाम आर्टिस्ट जो सुल्तान रईस बशमूल वो उनकी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि उनके अब्बा उसको अब्बा जान कहते थे। सुल्तान रही कहते मेरे अब्बू हैं, क्योंकि जब मैं आया तो ये इंडस्ट्री में थे, मैं इनके घुटनों को छूकर काम करता था। तमाम आर्टिस्ट उनकी इज्जत एहतराम करते थे और उसमें कमी एंड तक नहीं आई। और उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस से साबित की। ये देख ले कि उस बंदे ने अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारा और वो सुल्तान राही के दौर में भी कामयाब अदाकार रहा, हीरो रहा, टाइटल रोल करता रहा। उनके दौर में भी सुल्तान राही के सामने कोई टाइटल रोल करना कामयाब होती नहीं। और कामयाब इसलिए कि वो बड़ा खूबसूरत एक्टर था, बड़ा ही खूबसूरत लाजवाब फनकार था और बहुत अच्छा इंसान था। तो उन्होंने वो काम किया और एंड तक काम करते रहे। जब बूढ़े हो गए तो दाढ़ी रख ली, जब दाढ़ी बंदा रख ले उसमें भी कई तो वो उन्होंने फिर भी दोबारा रजू किया गया। परवेज राणा ने, मसूद भट्ट, संगीता, सब ने कहा कि आप रोल करें। उनका यार अब मैं छोड़ चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी आप इसी गेटअप में, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप इसी तरह हम करेक्टर लिखवा लेंगे, जैसे बुढ़ा गुज्जर, जिद्दी गुज्जर, फलाना लगा लिया, कभी कोई वो बुढ़ा बदमाश, वो किस तरह का भी बुढ़ा शेर लगा लिया। तो उन्होंने टाइटल रोल मरते दम तक किए। वो आखिरी उम्र थी उनकी, लेकिन उसमें भी उन्होंने जब तक उनका एक्सीडेंट नहीं हो गया, जब तक उनकी टांग नहीं टूट गई, तो उस वक्त तक वो अपना काम करते रहे, आखिरी दम तक फिल्म इंडस्ट्री का संसीर रहे और लोगों के काम आते रहे। इसीलिए फनकारों ने उन्हें अपना चेयरमैन मुंतखब कर रखा था, बल्कि अब तो ताहयात चेयरमैन मुंतखब कर रखा था। और वो अपने दोस्तों के काम आते, खास तौर पर अपनी फनकार बरादरी
और माँ के लिए उन्होंने बड़ा काम किया और फिल्मी सनत का वो सरमाया इफ्तिखार थे और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दोस्तों को, व्यूवर्स को, नाजरीन को, देखने वालों को यूसुफ खान की शख्सियत के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों, साजिद साहब ने जो वाक़यात उनके बारे में बताए हैं वो कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते थे, यकीनन आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम्स पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।